नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आपको बता दें कि हरियाणा में बजट पेश हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट पेश किया है। बजट में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मैं किसानों का दर्द समझता हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, और उसके बाद उन्होंने कई घोषणाएं की। एक और सरकार बता रही है कि उनका जो बजट है वो समावेशी है, वो हरियाणा के विकास का खाका खींचता है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इस बजट में बहुत सारी कमियां हैं, विपक्ष को बजट नहीं भाया। उन्होंने बताया है कि कई जगह पर कटौती की गई है। सरकार ने बताया कि यह हरियाणा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो लगभग 1,90,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसमें कमियां गिना रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ समझेंगे कि क्या कुछ इस बजट में है। मुख्य बात यह है कि कोई नया जो टैक्स है वो नहीं लगाया गया है। इसके अलावा गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बस में हर साल 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा है। 1,80,000 रुपए जो आय वाले के जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता शुरू करने की योजना शुरू होगी। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवा पेंशन में 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई है। इसके अलावा जो शहीद परिवार हैं उनके अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। ये तमाम बातें इस बजट में रखी गई है। कुछ और आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें महिला और बाल विकास से लेकर के जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें कितना बजट अलॉट हुआ है वो आंकड़े आपके सामने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 7,202 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा गया है। शहरी विकास और आवास में 5,893 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चर्चा करें। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजवंत जहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्रोही जी, अब जरा और क्योंकि आंकड़े विस्तार से आ गए हैं तो मुझे अब ये जानने में दिलचस्पी है कि जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, शुरू से यही होता है, सरकार कहती है कि भविष्य का बजट है, विपक्ष कहता है इस बजट में कुछ नहीं है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको लगा हो कि हाँ सरकार ने किए हैं। तो भाई रजवंत जी को, शंभू भद्रा जी को, प्रोफेसर चौहान जी को मेरा नमस्कार। पढ़ाई करने का काम, प्रशस्ति गीत गाने का काम हमारे भाई चौहान साहब का, वो गा लेंगे। हम तो विपक्ष के आदमी हैं, जनता के आदमी, हम केवल जनता की बात करेंगे। और आपने चलो पूछ लिया तो मैं पहले बड़ाई भी कर देता हूं। भूतपूर्व सैनिकों का इन्होंने शहीद सैनिकों का जो दुगना किया 50 से 1 लाख, उसका स्वागत है। जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी 470 ये पेंशन बच गए हैं विधवाएं, उनकी पेंशन 15,000 रुपए और बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक कर दी, उसका भी स्वागत है। देखिए, ना मेरे कहने से कुछ होने वाला, ना चौहान साहब के कहने से कुछ होने वाला। ईमानदारी का तकाजा आंकड़े खुद बोलते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2 घंटे तक गरजे बरसे, पर परिणाम क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वो पैसे इन्होंने बजट कहा कि भाई 11% बढ़ा दिया, पहले तो यही झूठ है। एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि पिछले साल जो उन्होंने बजट रखा उस पर ही वो सत्य बोल दें। आपके ही चैनल पर मैंने पिछली बहस में भी कहा था, जब पिछले साल भी कहा था, संयोग से आप भी मेरे साथ थे। इन्होंने 1,83,000 करोड़ का हमने बजट रहा, 1 साल से गा रहे थे। मैंने कहा था ये 10% तो बढ़ाकर बताते हैं, 170 के आसपास आ जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री ने मान लिया, एक्चुअल बजट 170 का था। अब ये 190 का आंकड़ा गा रहे हैं, ये भी घूम फिर के 175 और 180 के बीच में आ जाएगा। तो अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तो केवल 4% इनकी बढ़ोतरी हुई है। अब 4% बढ़ोतरी में क्या विकास होगा आप खुद अंदाजा लगा लें। आय का देख लें, मुख्यमंत्री जी ने बताया 1,16,638.90 रुपए इनको टैक्सों से मिलेंगे। 13,332 करोड़ रुपए केंद्र के हिस्से से मिलेंगे। 9,512 करोड़ रुपए इनको केंद्र से अनुदान के रूप में मिलेंगे। हमारी हरियाणा सरकार की कुल आय होगी 1,39,483 रुपए 24 पैसे कुल आय। और बजट है हमारा 1,89,000 का। इसका मतलब क्या हो गया कि 50,000 करोड़ का गैप है। अब ये जो 50,000 करोड़ का गैप है, ये 2 चीजों से ही ठीक होगा। क्या तो आप कर्ज लोगे या आप टैक्स लगाओगे।
तो आप जो दोनों स्थितियों में, चाहे आप कर्ज ले लो चाहे आप टैक्स लगा लो, दोनों स्थितियों में नुकसान तो भरपाई तो आम आदमी को ही करनी होगी। और जब बजट में इन्होंने राशि उपलब्ध नहीं करवाई, जब इनका अलोकेशन ही नाम मात्र का है, तो फिर विकास कैसे होगा? मैं अलोकेशन पर चर्चा करूंगा सीधा। कृषि पर इन्होंने अच्छा सर थोड़ा थोड़ा करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बताऊंगा। कृषि बजट पिछले साल 11.80% था टोटल बजट का, इस बार है 11.52, अर्थात 28.028% कृषि बजट घट गया पिछले वर्ष की तुलना में। परिवहन विभाग का पिछले वर्ष की तुलना में 0.14% घट गया। ग्रामीण विकास का पिछले वर्ष की तुलना में 0.9% घट गया। शिक्षा का बजट 0.3% घट गया। जन स्वास्थ्य विभाग का 0.21% घट गया। प्रशासकीय खर्चों का 1.38%। सर एक मिनट, एक जरूरी आंकड़ा दूंगा। जो हम कर्ज देते हैं ना, कर्ज लोगों को जो हमने ले रखा है, उसका 1.53 बढ़ गया। अब हमको पहले हम देते थे 11.71 बजट का, अब 13.24 देंगे। और उसमें भी जो मूलधन था, मूलधन का पहले हम 19.15% चुका दिया करते थे, अब चुकाएंगे 17.93%। चलो आप कह रहे हो मैं आंकड़े नहीं दूंगा, जब हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब आप मुझे बता दो, एक तरफ तो बजट नहीं बढ़ा, कुछ 2-4 विभागों का बजट बढ़ा है, और दूसरी तरफ केवल 4% की वृद्धि है कुल बजट की। महंगाई कितनी बढ़ी, क्या मिलेगा, क्या करेंगे? किसान की बड़ी बड़ी बातें करी। किसान की आपने कहा बड़ा किसान कैसे? मैं सर किसान की सुन ले, यह कृषि प्रधान देश है, मैं भी किसान हूं और सर किसान की बात करके खत्म कर देता हूं। अब ये किसान कह रहे हमने किसान की बड़ी बढ़ा दी। भाई किसान का आपने क्या कर दिया? देश के किसान पर 78,000 रुपए प्रति किसान कर्ज है, हरियाणा के किसान पर 1,82,922 है। जीडीपी जब कांग्रेस ने छोड़ी तब हम तीसरे नंबर पर थे देश में, आज आप 8वें नंबर पर हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम हरियाणा 3 नंबर, 11वें नंबर पर है। तो हरियाणा रोजगार के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने किसान के लिए कुछ नहीं किया, आपने विकास के लिए कुछ नहीं लिया, आपने जुमले उछाल दिए, लोगों को ठगा, भाषण ठोक दिया और चलते बने बिना बजट। चौहान साहब लंबा सवाल नहीं करूंगा, मुझे जवाब ही चाहिए सीधा। प्रशस्ति पत्र आप पढ़ेंगे ऐसा उनका कहना है, और सिर्फ जुमले उछाले गए। देखिए, जिनका खुद का काम वो जुमलों का रहा हो, लूट का रहा हो, ठगी का रहा हो, छल का रहा हो, धोखाधड़ी का रहा हो, उनको यह लगता है कि सारी दुनिया ऐसे ही काम करती है। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी किसानों की जमीन लूटने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी लोहा, हवा, पानी, रेत, कोयला सब कुछ। अरे एक लाइन कहूंगा, मेरे आंकड़े गलत है क्या? आधे घंटे नो विद्रोही जी प्लीज, आपको सुना मैंने ध्यान। मैं ये कह रहा हूं, क्या मेरे आंकड़े गलत है क्या? ये भी बता के सुन लीजिए। अरे भाई सुनोगे तभी तो। मैं ये कह रहा हूं, जो खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, वो कांग्रेस पार्टी जिसने हरियाणा के किसानों की जमीन लूटने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने हरियाणा के बेरोजगारों के साथ मेरिट की हत्या करके कदम कदम पर छल किया, ठगी की, लूट की, उसको सब अपने जैसे दिखाई देते हैं। वरुण भाई, ये जो बजट आज मनोहर जी ने प्रस्तुत किया है ना, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की तरह जुमले नहीं उछालूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लोगों को गुमराह करने वाली कोई बात नहीं करूंगा, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला है, ऐसी कोई बात वेद प्रकाश जी जैसा कोई झूठ का प्रवक्ता ही कह सकता है। मुख्यमंत्री हरियाणा के जब विधानसभा में सदन में खड़े हुए तो उन्होंने रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुकाबले कितना बजट बढ़ा ये कहा है। अगर सुनाई वेद प्रकाश विद्रोही को नहीं देता, अगर समझ कांग्रेस पार्टी को नहीं आता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठे हैं। हरियाणा का बजट बढ़ा, अधिकांश विभागों का बजट बढ़ा, और जिस बजट को खोदा पहाड़ और न जाने कौन कौन से जुमले उछाल रहे हैं जिस बजट के लिए वेद प्रकाश विद्रोही जी, उसी बजट में खिलाड़ियों की चिंता की गई है। हरियाणा में
400 नई खेल नर्सरियां बनेंगी। उसी बजट में गांव और किसान की चिंता की गई है, पशुओं की चिंता की गई है। हरियाणा में नए पशु अस्पताल बनेंगे, 18 पशु औषधालय बनेंगे। उसी बजट में व्यवस्था की गई है कि हरियाणा में नए हेली हब बने। उसी बजट में एविएशन कॉलेज का प्रावधान भी किया गया है। उसी बजट में स्वास्थ्य में इंतजाम कर दिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब केवल 3 लाख तक की आय वाले हरियाणवी ही नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके 3 से 6 लाख वाले 4,000 रुपए सालाना देकर और उससे अधिक वाले हरियाणवी वे 5,000 रुपए देकर के आयुष्मान और चिरायु योजना का लाभ ले पाएंगे। जिस बजट को ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें व्यवस्था की गई है कि 500 योगशालाएं और हेल्थ और वेलनेस सेंटर करेंगे। उसी बजट में 9,000 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने की बात भी कही गई है। उसी बजट में यह भी प्रावधान है वेद प्रकाश विद्रोही जी के हरियाणा के हर जिले में एक जिला पुस्तकालय बनेगा। उसी बजट में सभी संस्कृति मॉडल स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने की बात भी की गई है। उसी बजट में हरियाणा में 6 स्पीड क्लाइंबिंग फैसिलिटीज क्रिएट करने की बात की गई है। उसी बजट में 33% खेल का बजट बनाने की बात है। उसी बजट में 2,494 तालाबों को बेहतर बनाने की व्यवस्था और आर्थिक प्रावधान किए गए हैं। उसी बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजों के जमाने का आबियाना का प्रावधान खत्म करके सैकड़ों करोड़ का लाभ हरियाणा के किसानों को दिया है। उसी बजट में बिजली सबसे निचले तबके का गरीब व्यक्ति उसकी बिजली को सस्ता किया गया है। उसी बजट में 5 नए शहरों में सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की व्यवस्था की गई है। उसमें 261 करोड़ रुपए खर्च करके नई बसें परिवहन के बेड़े में जोड़ने की बात भी की गई है। उसी बजट में कई हवाई पट्टियां बनाने की व्यवस्था की गई है। भाई साहब, आप कहां चलिए चौहान साहब, विस्तार से आपकी बात आ गई। कहां जाते हैं? जी। आपको क्या सरकार के ऐलान, ये आर्थिक प्रावधान दिखाई नहीं देते? और रही बात कर्ज की, कर्ज पर मैं एक बात कहता हूं, बार बार कर्ज का रोने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि भाई कर्ज जो है हर देश लेता है, हर राज्य लेता है, हर कॉरपोरेशन लेती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी लेती हैं, अमेरिका भी लेता है, जापान भी लेता है, हिंदुस्तान भी लेता है। भारत का कर्ज, हरियाणा का कर्ज अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। आज तक हरियाणा ने जीएसडीपी के अनुपात में कर्ज लेने की जो मर्यादा निर्धारित की गई है ना वरुण भाई, उसको लांघा नहीं। और वेद प्रकाश विद्रोही जी तो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस सरकार के प्रतिनिधि हैं बीते दिनों की, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा की बिजली कंपनियां दिवालिया हो गई थी, इनको कर्ज देने से लेंडर्स ने इनकार कर दिया था। उस प्रदेश की बिजली कंपनियों को इस सरकार ने उस प्रदेश की बिजली कंपनियों को घाटे से उबारते हुए, एक तरफ घाटे से उबारा, दूसरी तरफ 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली दी। ये सारे काम वेद प्रकाश जी बिना बजट के हो गए क्या? ये वो आपकी पहाड़ वाली चुहिया से हो गए क्या? हरियाणा में कुल 6 मेडिकल कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज, आज हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज हैं। ये आप एक भी फंक्शनल नहीं है, केवल कांग्रेस जमाने के आप झूठ बोल रहे हैं। एक भी कॉलेज फंक्शनल नहीं है, आपका बनाया हुआ अब तक तो फंक्शनल हुआ नहीं, आगे हो जाएगा। दूसरे को सुनते नहीं, कहाँ फंक्शनल है नाम बता दें। कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बनाया फंक्शनल है? ध्यान से केवल 6 मेडिकल कॉलेज है जो फंक्शनल है, 6 के 6 कांग्रेस के। सुनो तो जिस बजट को आप पता नहीं क्या बता रहे हो, उस बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की वर्षों से चौपाल के लिए पैसा मिलता है, हरिजन चौपालों के लिए, बैकवर्ड चौपालों के लिए वर्षों से पैसा मिल रहा है। अच्छा तो बोला, आपने पता नहीं कितना कवर कर रखा है।
देख लो, चौहान साहब प्लीज नहीं सुनिए, बजट की चर्चा करें, रुकिए। मैं दो और मेहमानों को शामिल कर लूं, फिर आऊंगा ना चौहान साहब, प्लीज। दो और मेहमान है ना आप। ये जो अनाप शनाप बोलते हैं, इनको बताना भी जरूरी है। ठीक है, आपके कर्जे आप भी लेते थे, आपका भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। हमने मैं इसी विवेक में माफी मांगूंगा कान पकड़कर। बनाइए बदलाव के टाइम चौहान साहब प्लीज सिर्फ 30 सेकंड। मैं एक छोटी सी बात कह दूं। जिस बजट को वेद प्रकाश विद्रोही जी देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उस बजट में 1000 करोड़ रुपए नियमित की गई कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हैं। उस बजट में 300 करोड़ दिव्य नगर योजना के लिए हैं। उस बजट में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर फील्ड के लिए आर्थिक प्रावधान किया गया है। ये कान बहरे हो जाते हैं इनके, चलिए बस काम करना बंद कर देती हैं। ये कौन से किस्म की घटिया राजनीति? अब रुकिए, अब रुक जाइए प्लीज, आप विस्तार से बोलिए। रजवंत दहीनवाल, मुझे बताएं भाई, ये बजट 24 में कैसा खाका खींच रहा है? हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। देखिए, जनता को उम्मीद होती है कि बजट आया है और हमारे लिए कुछ लेके आएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी बजट आता है केवल और केवल बातें की जाती हैं और एक आंकड़ों की एक ऐसी जादूगरी दिखाई जाती है जिससे जनता तो उसका समझ जाती है, लेकिन ये जो नेता है ये अपने आप को आंकड़ों में सिद्ध कर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से ये बार बार कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी हमने, 121% प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई हमारी, जो वृद्धि हुई है। अब आप खुद देखिए वरुण जी, जिस प्रदेश में जहां पर बीपीएल परिवार 26 लाख से बढ़कर और 44 लाख कार्ड बना दिए हो, और वहां पर यह भी कह रहे हैं कि हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी हो, ये कैसे हो सकता? दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती ना। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा, लेकिन यहां पर लोगों में इन्होंने होड़ मचा दी, लोगों को गरीब बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और उसी से ही हम ये सच चीज समझ रहे हैं कि यहां पर केवल और केवल मजाक चल रहा है। और उस मजाक की मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बार बार कहते हैं कि हमने काम किया है। अगर काम करते तो ये अभी इन्होंने कह दिया कि भाई रोडवेज का जो बस स्टैंड है उनके सौंदर्यीकरण करेंगे, 100 बस क्यू सेंटर बनाएंगे। बस क्यू सेंटर गांव में बनाने की बात कह रहे हैं, गांवों की तो बहुत दूर की बात है। इनके हेडक्वार्टर पर जाके देखिए, मैं रेवाड़ी जिले से बिलोंग करता हूं, तो आज थोड़ा सा महसूस हुआ कि रेवाड़ी का एक बस स्टैंड है जो भी नया तो अभी प्रस्तावित है, वो तो पता नहीं कब बनेगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने की अगर हालत देखकर अगर कोई वहां पर व्यक्ति जो बस में बैठते हैं वो अपनी जान में जोखिम में डालकर वहां पर बस में बैठते हैं। यही हाल धारोड़ा बस स्टैंड की है, और ये कहते हैं कि हम गांव में बस क्यू सेंटर बनाएंगे। तो ये बातें जनता तो जान चुकी है, ये जनता को बरगलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। एक एसवाईएल के लिए ये हर बार 100 करोड़ का एक बजट पास करते हैं, पिछली बार नहीं किया, इस बार इन्होंने कर दिया। लेकिन इनसे कोई पूछे कि नहर का निर्माण के बारे में जब आदेश तक आ चुके हैं और उसके बाद वो 100 करोड़ रुपए कहां पर लगाएंगे, इनसे कोई पूछे तो सही। ये बार बार कह तो देते हैं कि हम काम करेंगे, काम क्या करेंगे, कोई तो चीज समझ में नहीं आ रहा। जी, मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, किसानों की समस्याओं को समझता हूं। जो किसान का बेटा है, वरुण जी आप एक पत्रकार हैं, अगर पत्रकारों के ऊपर लाठी चलाए जाएंगे तो मैं और आप पत्रकारों के बारे में फिर ये कहेंगे कि नहीं मैं पत्रकार हूं, ठीक हूं। वरुण जी सुनिए, और आज किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, पानी की बौछारें कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैंने हल चलाया है। तो वो जो किसान जो बॉर्डर में बैठे हैं, जो गांव में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, वो सब जान रहे हैं कि कौन किसान है, कौन किसान नहीं है। यहां पर केवल और केवल जनता को करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया जा रहा। आज धरातल पर किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले ये क्या कहते थे कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिए, हमने हर जिले में महाविद्यालय बना दिए। आज भी उन पीछे वाले स्कूलों की बात कर ले, पीछे वाले कॉलेजों की बात कर ले। वरुण जी एक मिनट आप काउंटर कर दीजिएगा ना। मैं एक मिनट, चौहान साहब एक चीज बताइए, पिछले 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम 4000 प्ले स्कूल बनाएंगे, नर्सरियां बनाएंगे। वो 4000 नर्सरियां आज तक तो बनके नजर नहीं आई है। ये आज फिर कहने लगे कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमने सरकारी स्कूलों में वो फाइबर कनेक्शन देंगे। इनके स्कूलों में हालात तो ये बिजली के कनेक्शन तो है नहीं, फाइबर के कनेक्शन कहां से देंगे। हालात ये है जिस स्कूल में शौचालय ना हो और वहां पर इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें की जाए, जहां पर बच्चों को बैठने के लिए जगह ना मिले, जहां पर उनके जो जर्जर अवस्था में अगर स्कूल हो वहां पर इस प्रकार की बातें मजाक सी नजर आती है। ये केवल और केवल चुनावी वायदा है। जी मैं आता हूं, 1 मिनट चौहान साहब दीजिए। शंभू भद्रा बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, एक बार मैं उनसे जान लूं। शंभू जी मुझे बताएं, ये जो बजट इस बार का है, क्योंकि दो बड़े चुनाव हैं 2024 में,
ये इस बजट की आउटलाइन, इसका ब्लूप्रिंट आपको क्या समझ आता है? देखिए, इसमें जो बीजेपी के जो टारगेट है समावेशी विकास का, जो समावेशी ग्रोथ का जो लक्ष्य है बीजेपी का, वो आप केंद्र के बजट में भी देखेंगे तो माइक्रो लेवल पे अलग अलग क्लास को कैसे एड्रेस किया जाए तो बजट के जरिए एड्रेस किया गया है। और स्टेट के बजट में भी अगर आप ध्यान देंगे तो कृषि क्षेत्र को, शिक्षा को, पर्यटन को, ग्रामीण विकास को, सामाजिक सुरक्षा को, महिलाओं को, यूथ को, स्किल डेवलपमेंट को और कृषि के सहयोगी जो बागवानी है और मत्स्य पालन है, इन सारे सेक्टर्स को एक्यूमुलेट करके सब सेक्टर के लिए बजट अलाउ किया गया है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। उसके बाद प्रदेश को आगे ले जाने का लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेल और एयरपोर्ट, इस तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इस बजट में उसका रोड मैप आपको दिखेगा। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी, आगे प्रदेश को हम कहाँ ले जाएंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक के लिए जो बात है, ये सारी चीजें बजट में एक आउटलाइन है, एक रोड मैप है। ये अलग बात है कि खर्च कितना होता है उसमें। एक जहां निराशा का जो सब्जेक्ट है वो है जो अभी हरियाणा का जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सेक्टर है, उस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान होने चाहिए थे। इसी सरकार ने 2015 में 5 लाख करोड़ के निवेश की बात करी थी। जब सम्मेलन हुआ था तो एक अनाउंसमेंट हुआ था कि प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ निवेश होगा। तो 2015 के बाद से आप बजट दर बजट देखेंगे तो उस तरफ बहुत प्रगति नहीं हुई है। तो इस बजट में बिग इंडस्ट्री के लिए बड़ा ऐलान होना चाहिए था, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उससे ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें चुनाव के सभी गणित का ध्यान रखा गया है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आपने थोड़ा रजवंश जो कह रहे थे, कुल मिलाकर मूल बात उनकी ये थी कि पहले भी आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, जमीन पर कितनी उतरी? वरुण भाई, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। रजवंत भाई, पता नहीं हरियाणा में रहते हैं इन दिनों या नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हरियाणा के हर जिले में हमने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल दिया। हम खोलेंगे, हमने कहा। हमें विरासत में 5 मिले थे, 15 हो गए। रजवंत भाई, सुनना पड़ेगा। हमने हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। और मेडिकल कॉलेज कोई आलू खरीदने वाली बात नहीं है, सब्जी की दुकान से टमाटर खरीदने जैसी बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाने में सालों लगते हैं। हरियाणा बनने से 2014 तक 5 मेडिकल कॉलेज जिस प्रदेश में हो, उसमें आज 15 हैं। तो वो किसकी सरकार में बने साहब? मनोहर जी के नेतृत्व में बने। इस सरकार रुको विद्रोही जी कहते हैं फंक्शनल नहीं है वो। भाई, अरे भाई, फंक्शनल कॉलेजेस की बात मैं कर रहा हूं, फंक्शनल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। और जो कॉलेज अभी बन रहे हैं वो अलग हैं। कैथल में शिलान्यास हो गया, जींद का कॉलेज फंक्शनल होने की दिशा में बढ़ रहा है। मैं फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूं कि हमने इस बजट में हाउसिंग फॉर ऑल की बात की। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू हुई है, पिछले दिनों में उसका ऐलान किया गया था। उसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। 2,89,00,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया है। 14 कस्बों में भूमि पहचानी जा चुकी है, धन का प्रावधान कर दिया। अब हम मकान देना शुरू करेंगे उस योजना में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आज ऐलान हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हरियाणा के गांवों में जिनको 10-15 साल पहले उस समय की सरकारों ने प्लॉट देने का ऐलान कर दिया था, आज तक उनको कब्जा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा या तो सितंबर तक कब्जा दिलवाएंगे, और कब्जा नहीं दिलवा सके तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रुपए अपना प्लॉट खरीदने के लिए हम देंगे, ताकि वो गांव का गरीब व्यक्ति मकान बना सके। मैं ये कह रहा हूं, इसी बजट में हमने व्यवस्था की है कि हरियाणा की 2 लाख माताओं बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ देते हुए। हमने 500 ड्रोन दीदी हरियाणा में इस साल के बजट में उनके लिए ड्रोन का प्रशिक्षण, ड्रोन सिखाना और ड्रोन उपलब्ध कराना, उसके लिए प्रावधान किया है। वे धरातल पर आपको काम करती दिखाई देंगी। ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, इनको हम करेंगे भी, क्योंकि वरुण भाई, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हमने जब जो कहा
उसको लगभग ठीक। करके दिखाया। कोई एक आध चीज हो सकती है वरुण छूट भाई, जाए, 4,000 उसमें प्लेस समय लग खोलने जाए। की बात कही थी, इस कितने सरकार कंप्लेन हुए आज तक बता देंगे एक बार ये? अगर रजवंत रहीलाल, खोलने के बाद उनने कोई भर्तियां भी की है कि नहीं की है, रजवंत भाई सुनना चाहिए। डंके की चोट पर हमने एक परिवर्तन ला करके दिखाया हरियाणा में। आपका राज हो चाहे हमारे विद्रोही जी का शासन हो, हरियाणा में नौकरियां खरीदी बेची जाती थी, उद्योग चलता था। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा में नौकरियों का और तबादले का उद्योग बंद करेंगे, मेरिट का सम्मान होगा और मेरिट के आधार पर जिनके नेता अलमारियां तोड़कर नौकरियां देने के आरोप में जेलों में सरकार ने पर्ची के नौकरी दी है। इनको पेट में दर्द हो गई। रुक जाइए अब विद्रोही जी की बारी है भाई, रुकिए। हाँ जी विद्रोही जी। वरुण जी, हरियाणा में 2014 में भी 6 मेडिकल कॉलेज फंक्शन थे, आज भी केवल 6 ही हैं। आप सरकार बार बार बताती है आगे हो जाएंगे, वो नहीं कह रहा, फंक्शनल केवल 6 हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। अगर अब ये देखिए, ये तो फांसी जा रहा है, ये तो फांसी जा रहा है, झूठ बोल ये तो तरीका है। ये आप इनकी बात देखो, मेडिकल कॉलेज जाना नहीं है कॉलेज है, रुकिए जाना नहीं है भाई, कुछ तरीका है ना, म्यूट में रखिए, हम तो नहीं बोलते इनके बीच में। अच्छा बोलिए। 6 मेडिकल कॉलेज फंक्शन तब थे और 6 ही आज हैं, आगे बढ़ेंगे वो एक अलग इशू है। और इन 6 मेडिकल स्टाफ नहीं है, एक मिनट दीजिएगा उत्तर, एक मिनट विद्रोही जी बोलिए। आज 2 में स्टाफ नहीं है, 55% स्टाफ नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, स्वास्थ्य का ढांचा बुरी तरह चरमराया है। ये आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, चिरायु योजना में परसों ही हरियाणा की आई है, मैंने सरकार को चेतावनी दी है कि भाई हमारे पुराने पैसे नहीं मिल रहे, अगर तुम लोग हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम चिरायु के तहत प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं इलाज नहीं करेंगे। ये पिछले 7 साल से तालाबों की बात कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर गए थे कि 1000 तालाब बनेंगे, बन ही रहे हैं, बने नहीं है। ये व्यायामशालाओं की बात कर रहे हैं, आप जवाब बड़ी नहीं है। ये लोग गांवों में स्टेडियम की बात कर रहे हैं, पर स्टेडियम बने नहीं है। ये जुमले उछालते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, ठीक है, आपने भाषण तो दिया है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपने गाल बजाई कर दी, भाषण दे दिया, बजट कहां है जो मैंने उठाए हैं? अगर मेरा एक भी आंकड़ा, वरुण जी, मैं चौहान साहब क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, मैं भी गलत बोल सकता हूं, चौहान साहब भी गलत बोल सकते हैं, पर जो आंकड़े हैं वो तो गलत नहीं बोलते। आपके पास सारे आंकड़े मौजूद हैं। अगर मैंने एक भी आंकड़ा गलत दिया हो तो आप कह सकते हो भाई तुम असत्य बोल रहे हो। अरे पैसा जब है नहीं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बात बड़ी बड़ी, पैसा कहां से आएगा? कहने से क्या? फिर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना जवाब, जब विधानसभा में पैसे की बात उठी तो मुख्यमंत्री ने कहा हमारे पास तो 2050 तक का ठेका है, 2050 तक कर देंगे। जो सत्ता अहंकार के अंदर कोई भी सत्ता में हो, भाजपा हो, कांग्रेस में हो, वो अपनी लास्ट बात खत्म कर रहा हूं, सदन में ये कहे कि मेरे पास 2050 तक का सत्ता का ठेका है, इसका मतलब क्या है कि वो जनता को गारंटी ले रहा है। इतना सत्ता का अहंकार तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए। चाहे जनता आपको हर बार चुन दे, वो एक अलग इशू है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और केवल ठगते हैं। और इनकी नौकरियों की पोल भी हुड्डा ने खोल दी। हुड्डा ने बता दिया कि 80,000 नौकरियां तो एचपीसी और एचएससी ने दी थी और 1 लाख नौकरियां हमने अध्यापकों की, पुलिस की अलग की थी। मुख्यमंत्री इनकार करते ना सदन में, नहीं करे, हमने 2 लाख नौकरियां दी हैं। ये खुलेआम परसों हो गया और मुख्यमंत्री के मुंह से जवाब नहीं निकली, क्योंकि एक्चुअल दी है 2 लाख और आपने अभी तक केवल 1,20,000 ही दी है। चलिए ठीक है, रुके, एक बार रजवंत बोलेंगे फिर आता हूं, जवाब आप दीजिएगा। जी रजवंत बताएं। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से फंक्शनल की बात हो रही थी, तो मैं यही तो चीज कह रहा था कि सीएम साहब ने अभी पंचकूला में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में शायद आप भी बैठे थे, मैं और अपने साहब से, तो मैंने उनको यही कहा था कि सीएम साहब कह रहे कि केवल 2 जिले बचे हैं, बाकी तो सब जगह मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं।
अब वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसे ही महाविद्यालयों की बात कर रही है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी में एक गवर्नमेंट कॉलेज का शिलान्यास किया गया था और वो कॉलेज की जमीन ही नॉस्टिफाई कर दी और वहां पर कॉलेज आज भी एक सरकारी स्कूल के 4 कमरों में चल रहा है। जाटूसाना में कॉलेज की घोषणा की थी, वो जाटूसाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 कमरों में कॉलेज चल रहा है। डीओ ऑफिस, जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, सरकार को ये नहीं पता कि कार्यालय कहाँ है, वो सरकारी स्कूल के कमरों में चल रहा है। जिस स्कूल का जहां पर शिक्षा की बात करते हैं बार बार, और वहां पर शिक्षा विभाग का कार्यालय अगर किसी स्कूल के कमरों में चल रहा हो तो अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि तरक्की कैसे है। इन लोगों के पास सिवाय इस प्रकार के बहानेबाजी डकोसलों के बारे में या फिर हमारी बात को दबाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। केवल हमारी बात को दबाने का बात दबाते हैं भाई, आप सुन नहीं रहे उनकी बात दबा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, मैं कोई बात बूत नहीं दबाता, मैं आईना दिखाता हूं, मैं सच और तथ्य सामने लाने की कोशिश करता हूं। मैं ये बता रहा हूं, आप कुछ चेक कर लीजिएगा। 1 मिनट रजवंत भाई, अब तो आप बोल लिए, आपको पूरा समय, आपको कौन दबाने का? हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, वहां पे बता के चले जाओ कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे सुनो तो मैं कोई दबाने वाला नहीं। दबाने के दो अगर हम सही गलत बोल रहे हैं तो एक बार आप ये बता दो कि आपने ये बात झूठ की है। मैंने 3 बातें अभी पहले बताई, 3 में से एक झूठ बता दी। समय भी हो रहा है ना, समझिए। हाँ जी, मैं तो हरियाणा में दबाने के दो अर्थों में दबाना शब्द प्रयोग होता है। एक तो दबाना यानी प्रेस करना, दबाना, दबाव के एंगल से, और एक है दबाना मतलब भगाना। भाई हम दबाने वाले भी नहीं और दबाने वाले भी नहीं। आपको हरियाणा की जनता ने रजवंत भाई बूंदी डाल दबा रखे हो। आप हरियाणा की सियासत से आपको पिछले कई दशक हो गए, आपको दबा के छोड़ा हुआ है। और वो जो रजवंत भाई हुआ है ना, सुनो, वो जो हुआ है वो आपकी पार्टी के, आपकी सरकार के करतूतों के कारण हुआ, जनता ने किया। मैं एक बात कह रहा हूं, हरियाणा में वरुण भाई, हरियाणा बनने से लेकर हमारी सरकार बनने तक जितने महिला कॉलेज बने टोटल 66 ऑनवर्ड्स 2014 तक, उससे ज्यादा महिला कॉलेज जो इस सरकार में बने। ये जो कह रहे हैं ना केवल कागजों में, मैं असंध विधानसभा क्षेत्र में काम करता हूं। असंध विधानसभा क्षेत्र में 2 महिला मेडिकल कॉलेज, उनकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, एक उसमें बिल्डिंग में शिफ्ट भी कर गया, तीसरे कॉलेज की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई। अकेले करनाल जिले में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि करनाल मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, ये छिपाते रहे अपने जिले की डेवलपमेंट। समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। हमने असल में काम करके दिखाया है, हम काम कर रहे हैं। बस समय नहीं है, प्लीज। हम लौट कर आएंगे, ठीक है, और फिर आपके चैनल पे बैठ के फिर इनको आईना दिखाएंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए भाई, ये पसंद नहीं करती। आंकड़ों की बाजीगिरी है सरकार के, हमने कर दिया, पब्लिक तक क्या मैसेज पहुंचा? देखिए, बजट जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, सतत विकास की प्रक्रिया है और ये सालों साल दर साल चलती रहती है। इस बजट की खास बात है कि राजस्व घाटा को 3% से कम रखने के लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब सरकार अधिक खर्च बोझ अपने ऊपर में नहीं, जो वित्तीय अनुशासन है उसका पालन करेगी। और जहां तक कर्ज की बात होती है तो आप जान लीजिए कि देश भर के जितने भी राज्य हैं उसका जो बजट है वो केंद्र सरकार के अनुदान पर ही निर्भर है। कोई भी राज्य आज के समय में आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखता है। यह एक प्रोग्रेसिव बजट है और प्रदेश को विकास के अगले चरण में लेके जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।